हिमालय के ऊंचे शिखर ये सिर्फ बर्फ और पत्थर तो नहीं है, इनमें सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं, खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे हिमालय के पवित्र शिखर और लुप्त सभ्यताएं, और इन्हीं के जरिए हम इन पहाड़ों के आध्यात्मिक और शायद कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस नाम से जो शायद सबसे पहले जहन में आता है, कैलाश पर्वत। कैलाश। ये कमाल की बात है ना कि इसे सिर्फ हिंदू धर्म में भगवान शिव का घर नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं। बौद्ध, जैन और वो जो पुरानी तिब्बती बौन परंपरा है, हाँ, बौन, उन सब में ये बहुत पवित्र माना जाता है और हजारों साल से लोग इसकी परिक्रमा करते आ रहे हैं। मानते हैं कि वहां कोई गहरा, कोई ब्रह्मांडीय राज छिपा है। हाँ, और देखिए ये सिर्फ कोरी आस्था नहीं है। शायद कैलाश की जो बनावट है, उसका वो एकदम अलग थलग होना, ये सब मिलकर एक रहस्यमय सा माहौल तो बनाते ही हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कई तीर्थयात्रियों ने वहां एक ऐसी ऊर्जा महसूस की है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते। अच्छा। और कैलाश अकेला नहीं है, केदारनाथ जैसे शिखर भी तो हैं, चार धाम यात्रा का इतना अहम हिस्सा। सही। ये भी हजारों साल से आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र माने जाते रहे हैं। बिल्कुल। और पुराने ग्रंथों में भी इनका जिक्र आता है ना? आपने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। रामायण और महाभारत, जिनका समय हम मानते हैं लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का। इनमें हिमालय को देवताओं, ऋषियों, दिव्य प्राणियों का घर बताया गया है। अच्छा। हाँ, और अमरनाथ गुफा जैसी जगह हैं जिन्हें शिव के अमरता के रहस्यों से जोड़ा जाता है। तो ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस समय के विश्वास, उनकी सोच को दिखाती हैं। ये तो दिलचस्प है। पर क्या इन कहानियों, इन विश्वासों का कोई ठोस आधार भी मिलता है? पुरातात्विक सबूत, कुछ ऐसा? हाँ, यही बात और गहरी होती है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि लद्दाख जैसी जगहों पर पहली सदी ईस्वी के बौद्ध मठ मिले हैं। हाँ, वो तो हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे पुरातात्विक निशान भी मिले हैं जो शायद प्राचीन व्यापार मार्गों की तरफ इशारा करते हैं। व्यापार मार्ग हिमालय में? हाँ, ये सिर्फ तीर्थ यात्रा के रास्ते नहीं थे। शायद ये भारत, तिब्बत और मध्य एशिया के बीच सामान, विचार और हो सकता है ज्ञान के आने जाने के अहम रास्ते रहे हों। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। ये इलाके उतने भी कटे हुए नहीं थे जितना हम सोचते हैं। शायद नहीं। स्रोत इस संभावना पर भी इशारा करते हैं कि इन रास्तों के किनारे छोटी मोटी बस्तियां रही होंगी जो वक्त के साथ खो गईं। और फिर वहां की स्थानीय लोक कथाएं हैं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, क्या कहती हैं वो? बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं, छिपी हुई जनजातियों की या किसी उन्नत सभ्यता की जो पहाड़ों में कहीं गुप्त रूप से रहती है। कहते हैं कि ये लोग प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं। स्रोत में एक कहानी का जिक्र है कि कोई समुदाय अदृश्य होना जानता था। अदृश्य होना? कमाल है। तो ये पहाड़ सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो संस्कृति, अध्यात्म, इतिहास और अनगिनत अनसुलझे सवालों का एक संगम है। बिल्कुल सही। तभी शायद ये आज भी दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो तीर्थयात्री हों या फिर ज्ञान की तलाश करने वाले। सही कहा। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, हिमालय का रहस्य। क्या इन किंवदंतियों में, इन लोक कथाओं में सच्चाई का कोई अंश हो सकता है? क्या वाकई हिमालय की गोद में आज भी कोई अनदेखे खंडहर या वो गुप्त समुदाय छिपे हो सकते हैं, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं? और कैलाश जैसी जगहों पर लोगों को इतने गहरे आध्यात्मिक अनुभव क्यों होते हैं? इनका जिक्र तो सदियों से मिलता आ रहा है। विज्ञान शायद इसे ऊंचाई या कम ऑक्सीजन या माहौल से जोड़े, पर जो अनुभव करते हैं उनके लिए ये शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो हमने देखा कि हिमालय सिर्फ अपनी भव्यता के लिए नहीं जाना जाता, इसके पीछे आध्यात्मिकता, प्राचीन इतिहास, लोक कथाएं और न जाने कितने अनसुलझे रहस्यों की परतें हैं। क्या बात है। कैलाश पर्वत की दिव्यता से लेकर खोई हुई सभ्यताओं की उन धुंधली सी कहानियों तक, ये पहाड़ हमें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक तरह से याद दिलाते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं होती, वो जीती जागती कहानियां होती हैं जिनमें विश्वास और इतिहास की गहरी परतें समाई होती हैं। हिमालय इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये प्राचीन ज्ञान या वो खोई हुई सभ्यताएं कभी सचमुच थीं,
या मान लीजिए कहीं आज भी किसी रूप में मौजूद हैं, तो आज की हमारी इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी पर टिकी दुनिया के लिए उनका क्या संदेश हो सकता है? क्या सीख सकते हैं हम उनसे? शायद प्रकृति के साथ संतुलन या कुछ और? सोचने वाली बात है।